हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो आज हम लोग देखेंगे 68 बीपीएससी में पूछा गया जो सवाल है ज्योग्राफी का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो बीपीएससी में ज्योग्राफी से कम 20 से 22 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें बिहार का ज्योग्राफी भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम लोग ये क्वेश्चन पे बात करते हैं, इस क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। 68 में पूछे गए जो सवाल है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला जो सवाल है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए कह रहा है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। कहता है कि प्रमुखता बताइए। अगर बिहार में हम लोग देखते हैं तो कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का सबसे ज़्यादा प्रभुत्व है, इसी के बारे में पूछ रहा है। आंसर की बात किया जाए तो ये हो जाता है आपका ए आंसर हो जाएगा, अनाज आधारित उद्योग हो जाता है। अनाज आधारित उद्योग हो जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे कि बिहार में प्रमुख खाद्य पदार्थ कौन सा हो जाता है, प्रमुख खाद्यान्न कौन सा हो जाता है, तो ये देखिएगा, इसमें आपको सबसे पहला जो होता है धान हो जाएगा, यानी कि चावल बोल सकते हैं, चावल हो जाएगा। उसके बाद गेहूँ हो जाता है और उसके बाद मक्का हो जाता है। ठीक है, मक्का हो जाता है। चावल, गेहूं और मक्का हो जाएगा। चावल का सर्वाधिक उत्पादन आपको रोहतास में होता है। चावल का और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन आपको रोहतास में होता है। उसी तरीके से अगर मक्का का देखा जाए तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन आपको कटिहार में हो जाता है। ठीक है, कटिहार में हो जाता है। अगर हम लोग देखते हैं कृषि आधारित उद्योगों की बात करें तो चीनी उद्योग जो है बिहार में, यानी कि चीनी उद्योग भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चीनी उद्योग की बात कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग देखेंगे कि गन्ना का सर्वाधिक जो खेती होता है वो आपको पश्चिमी चंपारण में होता है, वो आपको पश्चिमी चंपारण में हो जाता है। जैसे अगर बात कर दिया जाए तो पूरे भारत में सर्वाधिक मखाना का जो उत्पादन होता है वो आपको बिहार में होता है। और बिहार मखाना उत्पादन में अव्वल स्थान दर्ज किया हुआ है, यानी कि पहला स्थान है। और बात अगर हो जाए मखाना का, तो सर्वाधिक मखाना का उत्पादन आपको होता है कहाँ पे, तो सर्वाधिक मखाना का उत्पादन आपको होगा दरभंगा में हो जाता है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन आपको कहाँ पे होता है, तो दरभंगा में हो जाता है। ठीक है। तो अगर दाल की अगर बात कर दिए तो देखिएगा, सर्वाधिक दाल का उत्पादन आपको पटना में होता है। सर्वाधिक चना का उत्पादन आपको पटना में हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। इसके डिस्कशन में यही था कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में अनाज आधारित उद्योग क्या है, प्रमुख है। दूसरा सवाल आप लोग देखिए, दूसरा सवाल है कहता है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि, तो 2001 से 2011 के अनुसार बताइए दशकीय कौन सा पूछ रहा है, जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहा है, और वो पूछ रहा है आरोही। देखिए, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। अगर देखा जाए यहाँ पे अधिकतर लोग गड़बड़ कर देते हैं। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में होता है, यहाँ पे बढ़ते क्रम में हो जाता है। और जब अवरोही की बात आती है यहाँ पे, अवरोही का, तो ये हो जाता है घटते क्रम में। ठीक है, ये हो जाता है घटते क्रम में। जैसे मानते हैं कि ये पूछा गया कि आरोही क्रम बताइए। ठीक है, आरोही क्रम पूछ रहा है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में दिखाइए। तो कहता है कि आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में सही क्रम चुनिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाता है ए हो जाएगा। तो देखिए, ये जो है बढ़ते क्रम में है। सिवान के बाद किशनगढ़ और किशन के बाद मधेपुरा हो जाता है। अगर इसे पूछ दे कि सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर बिहार के किस जिला में हुआ, तो हो जाएगा मधेपुरा में। क्या हो जाता है, मधेपुरा में हो जाता है। और मधेपुरा में अगर बात करें तो देखिएगा 31.12% है इसका दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। अगर सिवान की हम लोग देखेंगे तो सिवान का लगभग 22.7% होता है। अगर यहाँ पे किशनगंज का देखेंगे तो लगभग 30% होता है। तो देखिए बढ़ते क्रम में हो रहा है कि नहीं, यानी कि आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम होता है।
ठीक है। तो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर दी जाए सर्वाधिक, तो क्या हो जाएगा, मधेपुरा हो जाता है। और क्रम की बात कर दी जाए आरोही क्रम की, तो देखिएगा ये हो जाता है सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। अगर इसी को पूछ दिया जाए आरोही क्रम में, तब हो जाएगा मधेपुरा, किशनगंज और सिवान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे, तीसरा नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था। कहता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि विश्व का कौन सा ऐसा मतलब सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 सालों में पहली बार मतलब फूटा है। तो ये हो जाता है आपको आंसर बी, मौना लोआ हो जाता है। यही हो जाता है मौना लोआ। देखिए मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यही है आपका मौना लोआ जो हवाई द्वीप में स्थित है। और ये आप देखेंगे तो अमेरिका के बिल्कुल पश्चिम में ये आपको मिलेगा। ठीक है, हवाई द्वीप। और देखिए इसमें कहता है, अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो देखिए कहता है कि मौना लोआ, जिसका अर्थ होता है हवाईयन में लंबा पहाड़ है, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है ये मौना लोआ। 68वें बीपीसी में ये सवाल आपको पूछा गया था। और देखिए ये कहता है कि 2035 वर्ग मील यानी 5271 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और यह 5 ज्वालामुखियों की श्रृंखला में से एक है जो हवाई के बड़े द्वीप का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए अगर भारत में बात कर दिया जाए तो देखिएगा भारत में एक बैरन द्वीप हो जाएगा। भारत में एक होता है बैरन ज्वालामुखी। भारत की बात कर दिया जाए तो बैरन ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी है, और मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप में आपको ये मिलेगा। ठीक है, बैरन ज्वालामुखी। और दूसरा की अगर बात कर दे भारत में ही, वो हो जाता है आपको नारकोंडम हो जाता है। कौन सा, तो नारकोंडम ज्वालामुखी हो जाता है। ठीक है, नारकोंडम ज्वालामुखी होता है, ये भी आपको भारत में ही है। देखिए रिंग ऑफ फायर के नाम से अगर देखा जाए तो प्रशांत महासागर में एक ज्वालामुखी का पेटी है, श्रृंखला है, जिसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर जो है फायर। ये कह सकते हैं कि जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर का एक पट्टी मिलेगा, एक श्रृंखला मिलेगा ज्वालामुखियों का, इसी को हम लोग बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखेंगे, ये देखिए इसमें कहता है, ये प्रश्न देखिए कह रहा है इसमें कि अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में कहता है कि सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है। कहता है कि अटोक में बताइए पहली अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में। समझिए कि जो सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी की बात करेंगे तो सिंधु नदी की अगर देखिएगा तो तिब्बत में मानसरोवर जो मतलब जो लेक है उसी से ये निकला हुआ है। और बात कर दे कि जितना सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं उसी के बारे में पूछ रहा है। तो ये देखिए अब पूछ रहा है कि अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी कहाँ पे, तो अफगानिस्तान में किस नदी से जुड़ती है। तो ये आपका हो जाएगा काबुल नदी हो जाएगा। 4 का क्या हो जाता है, काबुल नदी हो जाता है। अगर हम लोग बात करें सिंधु नदी की सहायक नदियों में, तो देखिएगा सिंधु की सहायक नदियों में आता है आपको झेलम आ जाएगा, झेलम, चेनाब, ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी हो जाएगा, ब्यास हो जाता है, सतलज हो जाएगा। ठीक है, और आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो देखेंगे आपको यहाँ पे श्योक भी मिलेगा। ठीक है, आपको श्योक भी मिलता है। अगर बात करेंगे तो जास्कर भी मिलता है, यहाँ पे जास्कर भी मिलता है, गिलगिट भी मिलता है, गिलगिट भी मिलता है। अगर बात करें यहाँ पे तो देखिएगा हुंजा भी मिलता है, हुंजा। और ये देखेंगे तो काबुल नदी भी है यहाँ पे, ये भी आपको मिलता है। ठीक है, तो जो सिंधु नदी है अपवाह तंत्र से निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। जैसे सिंधु नदी के अपवाह तंत्र देख लेंगे, गंगा नदी का देख लेंगे। ठीक है, तो इतना निश्चित तौर पे यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, एकदम 100% जो है पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, इसका कुछ डिस्कशन इसी में देख लीजिए। देखिए इसमें कहता है कि सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती है।
जैसे श्योक, गिलगिट, जास्कर, हुंजा, नोब्रा, सिगार, गास्टिंग व द्रास। अंततः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। देखिए, दाहिने तट पर क्या मिलती है, याद रखिए, दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य सहायक नदियाँ कौन सा है, तो खुर्रम हो जाएगा, तोची हो जाएगा, गोमल हो जाएगा, बिबुआ हो जाएगा और शंगर हो जाते हैं। ये सभी नदियाँ सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं। याद रखिएगा, ये सभी नदियाँ जो हैं सुलेमान श्रेणियों से निकलती। यह नदी दक्षिण की ओर बढ़ती हुई मिठनकोट के निकट पंचनद में जा जल प्राप्त करती है। पंचनद नाम का पंजाब की 5 मुख्य नदियाँ हैं, जैसे सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम को दिया गया है। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो ये हो जाता है अरब सागर में गिरती है, इसकी यह डिस्कशन हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए, कहता है यहाँ के निम्नलिखित में कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था। तो इसे शुरू किया था कौन सा, तो प्रोजेक्ट टाइगर हो जाता है। क्या हो जाएगा, तो ये देखिए प्रोजेक्ट टाइगर हो जाता है। ठीक है, इसका कोई डिस्कशन देख लीजिए। देखिए, कहा जाता है यहाँ पे कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को देश में बाघों के लिए, तो बाघों का अगर वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा तो पैथेरा टाइगरिस हो जाता है, कि आबादी बढ़ाने के लिए, यानी कि देखिएगा इसकी आबादी बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य ही था कि बाघों की जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए। ठीक है, और कहा जाता है कि इस परियोजना के शुरुआती वर्षों में भारत में केवल 9 टाइगर रिजर्व थे, और वर्तमान में अगर बात कर दिया जाए तो 54 रिजर्व हो जाते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि वर्तमान में भारत के 18 बाघा रेंज के राज्यों में लगभग कितने रिजर्व हो जाते हैं, तो देखिए 54 रिजर्व आपको मिलेंगे बाघ का। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे कि क्षोभ मंडल के बारे में, 6ठा नंबर सवाल देखिए, कहता है कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य हो जाता है, तो देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। कहता है कि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका थोड़ा डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। फिलहाल एक चीज़ समझ जाइए यहाँ पे, जैसे देखिएगा अगर हम लोग परतों की बात करेंगे, परत की बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिएगा, ये आपको आता है क्षोभ मंडल आ जाता है, क्षोभ मंडल। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा समताप मंडल। क्या मिलेगा, क्षोभ मंडल के बाद आपको समताप मंडल मिलेगा, और उसके बाद मिलेगा मध्य मंडल मिलेगा, मध्य मंडल। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो ताप मंडल मिलता है, ताप मंडल। और फिर उसके ऊपर जाएंगे, वो हो जाता है वहीर मंडल हो जाता है। कौन सा हो जाता है, वहीर मंडल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कहता है कि क्षोभ मंडल के बारे में बताइए कौन सा कथन सत्य है। इसकी आंसर क्या हो जाता है, यह आंसर हो जाता है इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिस्कशन है, इसको देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे देखिए, कहता है कि क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का क्या होता है, स्तर होता है। और देखिए क्षोभ मंडल यानी कि आप कह सकते हैं कि जितनी भी घटना घटती है पृथ्वी पे, जितनी भी घटना घटती है, अधिकतर घटना आपको मिलेगा आपको क्षोभ मंडल में ही। जैसे वर्षा, तूफान, बादल, जितने भी हलचल होती हैं, सारा का सारा आपको यहीं पे मिलेगा। एक चीज़ और देखिए, देखते हैं यहाँ पे, इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। अगर बात कर दे कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई कहाँ पे है और सबसे कम ऊंचाई कहाँ पे है, तो देखिए ध्रुव पे इसकी ऊंचाई आपको, ध्रुव पे इसकी 8 किलोमीटर होती है, और विषुवत वृत्त अगर रेखा की बात कर दे तो ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक हो जाती है। ठीक है, कहता है कि क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होता है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। इस स्तरण में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी मतलब स्तर में होता है। इस स्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर आप जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपको तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे अगर देखेंगे क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल में, तो समताप मंडल में क्या होता है ना कि ये सारी घटनाएं समताप मंडल में नहीं घटती है, और यही वजह होता है कि वहाँ पे वायुयान के लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति होता है। ठीक है,
तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला यहाँ पे देखते हैं 7 नंबर। ये देखिए कहता है कि पेंजिया टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं। 7 नंबर सवाल कहता है कि बताइए। 7 नंबर सवाल कहता है कि पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा जाता है। तो ये देखिए, ये आपको गोंडवाना लैंड का क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिएगा, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे। एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए, बाद मैप देखिएगा। कहता है कि पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं। तो ये देखिए, इसको गोंडवाना लैंड बोला जाता है। थोड़ा सा इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए कहता है यहाँ पे, देखिए इसको बेगिनर महोदय ने बहुत अच्छा तरीके से बताया था और उन्हीं का ये सिद्धांत है। देखिएगा, एक समय में जैसे अगर बात करें यहाँ पे बात करें तो देखिएगा, यहाँ पे एक पेंजिया जो होता है एक छोटा सा एक आइलैंड था और इसके चारों तरफ में पानी से भरा हुआ, चारों तरफ में पानियों से घिरा हुआ था। जो पानी से घिरा हुआ था उसको पेंथालासा बोला जाता है, पेंथालासा बोला जाता है। और जो आइलैंड है, आइलैंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंजिया बोलते हैं, पेंजिया बोलते हैं। ठीक है, ये जो घटना घटती है बाद में, इसमें कुछ हलचल होते हैं, हलचल होने की वजह से ये 2 भागों में बट जाता है पेंजिया। अगर बात करें हम लोग तो देखिएगा, ये दक्षिणी जो भाग इसका होता है, दक्षिण का भाग जो होता है ये गोंडवाना लैंड हो जाता है। कौन सा होता है, गोंडवाना लैंड होता है। और उत्तर का जो भाग होता है यहाँ से, ये आपको अंगारा लैंड हो जाता है। ठीक है, ये आपको अंगारा लैंड हो जाएगा। ठीक है, तो यही गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा की अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा, इसमें आपको इंडिया आ जाएगा, इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, इसमें आपको दक्षिण अफ्रीका आ जाएगा, इसमें आपको दक्षिण अमेरिका आ जाता है। ठीक है, इसी के बारे में ये पूछ रहा है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए यही चीज़ें इसके डिस्कशन में भी है। कहता है कि पेंजिया के विखंडन का दूसरा चरण क्रिटेशियस काल में, यानी कि 115 से 140 मिलियन वर्ष पूर्व से प्रारंभ हुआ। इसके कारण विशालकाय गोंडवाना महाद्वीप में कौन हो जाते हैं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के स्वरूप में कई खंडों में बट गया। ठीक है, और इसको बेगनर महोदय ने बहुत अच्छा तरीके से इसको बताया है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। देखिए 8 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि अंटार्कटिका क्षेत्र और अंटार्कटिका यानी कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका जो महाद्वीप है किसके निकट स्थित है। कहता है कि किसके निकट स्थित हो जाता है। तो ये देखिए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। कौन सा, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट यह स्थित है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो देखिएगा, अगर हम लोग इसको विषुवत रेखा मान लेते हैं तो ये क्षेत्र आपको हो जाता है आर्कटिक का हो जाता है और ये क्षेत्र हो जाता है अंटार्कटिक का हो जाता है। अंटार्कटिक ये हो जाता है, ये दक्षिणी ध्रुव पे पड़ता है। और देखिए यहाँ पे अगर बात करें अंटार्कटिका की तो देखिएगा ये 2 यानी कि एक बहुत मोटी जो बर्फ़ होती है पट्टियों से, यानी कि उसके परतों से मतलब समझिए कि घिरा हुआ है। और दूसरी बात कर दिया जाए तो ये महासागरों से भी घिरा हुआ है और यही वजह होता है कि अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहा जाता है कि इसमें इतना ज़्यादा ठंड पड़ती है कि खून जमा देने वाली इसमें मतलब समझिए कि ठंडक पाया जाता है, खून जमा देने वाली ठंडक इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में कहता है कि भाई आर्कटिक क्षेत्र, ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट है, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो है ये देखिए ये और इसके मतलब मध्य में ही स्थित है ये। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इसका डिस्कशन यहाँ देख सकते हैं। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव पर और अंटार्कटिक दक्षिणी महासागर में दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाता है। अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ है और पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान है। ठीक है, सबसे ठंडा स्थान है। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए 9 नंबर सवाल देखिएगा। 9 नंबर यहाँ पे कहता है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं साझा करती है। ठीक है, अगर मानते हैं कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर ऐसे अगर कर दिया जाए तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, जैसे ये वाला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद नागालैंड, फिर उसके बाद मणिपुर और मिजोरम हो जाता है। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे 4 जो राज्य है
वो जो सीमा रेखा जो बनाती है वो म्यांमार के साथ साझा करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हो जाता है इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए यही मैप दिया हुआ है इसका। ठीक है, ये सारा का सारा क्षेत्र है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यही देखिए, अगर हम लोग देखेंगे इसमें तो देखिए यही वाला क्षेत्र है। आपको ये अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाता है और ये मिजोरम हो जाता है। ठीक है, यही आपका 4 जो राज्य है वो आपको म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। और यही कह रहा है कि 4 उत्तर पूर्वी राज्य अर्थात अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। दोनों देश धार्मिक, भाषाई और जातीय संबंधों की विरासत साझा करते हैं। चलिए अगला सवाल है, ये 10 नंबर सवाल देख रहे हैं यहाँ पे। 10 नंबर सवाल है, अंतिम सवाल है इसका। देखिए यहाँ पे कहा जाता है, प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जीव विविधता, जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, ये हो जाता है आपको मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाता है। कौन सा? मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखना चाहेंगे तो देख लीजिए, इसमें इसका थोड़ा सा डिस्कशन है। देखिए ये वाला जो मैप की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपको हो जाता है, ये भारत का मैप देख रहे हैं और यहाँ पे श्रीलंका है और इसी के बीच में ये मन्नार की खाड़ी है और श्रीलंका के मध्य में मन्नार की जो खाड़ी है ये मोतियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है जिसको पाक जल संधि कहा जाता है। कौन सा? पाक जल संधि कहा जाता है। और ये मन्नार की खाड़ी जो दिख रहा है आपको, यह हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पे? हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, और इसी के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। ये हिंद महासागर में स्थित और भारत श्रीलंका के मध्य में आपको ये पड़ेगा। मोतियों के लिए ये मतलब समझिए कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर ये हो जाता है, मन्नार की खाड़ी का बायो रिजर्व जो है ये इसको माना गया है। तो इस सेशन के साथ ये आपका जो टोटल जो 10 क्वेश्चन का जो था ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस सेशन को थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लें। इसी तरीके से सारा जो भी आपको मटेरियल है, मतलब पूछा गया जो सवाल है उसके बारे में डिस्कशन करा दिया जा रहा है। चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।